20 न्यूटन है और ये कितना है 100 न्यूटन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया था 3। ओके हाँ कितना है हम लोगों का फ्रिक्शन निकालना था है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन। हाँ कुछ बच्चे का 20 आ रहा है 20 आया ना। हाँ और 40 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। लो कोई बनाए ही नहीं क्या है 25 क्वेश्चन बनाओगे एक क्वेश्चन नहीं कर सकना क्या है नहीं करना है क्या आप लोगों को करना ही नहीं है क्या आंसर ही नहीं बोलते हैं बस 3-4 बच्चे ये अटेम्प्ट करके आए तो कितना आ रहा है लो 20 आ रहा है तो ये 20 सही होगा 40 तो आएगा ही नहीं क्योंकि देखो मैक्सिमम ही 30 हो सकता है म्यू एल निकालो जरा मैक्सिमम अभी सब भूल जाओ सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कितना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना तो जानते हैं सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा लिमिटिंग क्या होता है म्यू है म्यू का वैल्यू है 0.3 और n तो mg के बराबर ही होगा ना यहाँ पे तो mg कितना है 100 इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 30 30 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है पर क्या 30 का रिक्वायर्ड है तभी तो 30 होगा तो कुल मिला के देखना पड़ेगा कि ये टेंशन कितना है जितना टेंशन होगा उतना ही इधर होगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बात समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ ओरल देखो जरा बताओ जी टेंशन कितना यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है टेंशन का वैल्यू कितना है 20 न्यूटन यही 20 न्यूटन टेंशन तो यहाँ पे भी लगेगा। अच्छा इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा 20 होगा या नहीं होगा इसका और इसका तो चेक करना पड़ेगा ये एंगल वगैरह दिया होगा कुछ 30 45 है ना तो नाम ले लेंगे देखो ये T1 है इसका नाम कुछ T2 दे दो इसका नाम कुछ T3 दे दीजिए यहाँ से ना तो आपको ये T2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा कैसे T3 का दो कंपोनेंट दो T2 का दो कंपोनेंट एक इधर अब T3 cos 45 ये वाला और sin 45 वैल्यू तो सेम ही आएगा मेरी बात समझ पा रहे हैं ये T2 का वैल्यू जितना आएगा अगर 20 आ जाए तो अच्छी बात है तो आंसर 20 ही होगा। अप्रोच क्लियर है ना ऐसा ही किया आप लोग आंसर 20 ही होगा 30 तो नहीं हो सकता 40 तो इम्पॉसिबल है 30 कब आता जब बॉडी अबाउट टू मूव होता या बॉडी जस्ट मूव करने वाला होता यानी हमारा आंसर एनी हाउ 30 से कम ही होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं 20 है आप लोगों का आंसर देख लो एक बार 1 मिनट ले लो अगर आप लोग को बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं घर पे सॉल्व कर लो 1 मिनट ले लीजिए जल्दी से कंप्लीट कर लो पता ही नहीं क्या बिजी इतना क्या बिजी है T2 लाना है आपको T2 कहां से आएगा समझ पा रहे हैं ना ये दोनों अगर बैलेंस करोगे देखो T1 का वैल्यू हो गया 20 न्यूटन ये तो क्लियर है यहां से और ये जो आपका फोर्स बन रहा है यहाँ का Fpt और देखो नीचे की तरफ T1 इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन इधर आपका बनेगा मान लो T3 cos 45 ऊपर की तरफ क्या बनेगा जी T3 sin 45 और इधर बनेगा आपका T2 लो मुझे बताओ ये Fpt क्लियर है और वहीं से आपको T2 निकालना है मुझे एक बात बताओ cos 45 और sin 45 तो सेम होता है यहां से समझ में आ गया T2 का देखो T2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा T3 cos 45 अच्छा दूसरा इक्वेशन देखो
T3 sin 45 इसका वैल्यू कितना है T1, इसका वैल्यू T1 है ना। अब देखो T3 sin 45 बोलो या T3 cos 45 बोलो, बात एक ही है। यानी कि T2 जो है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं T3 sin 45, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं T1, क्लियर है ना, ये तो T1 के बराबर है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 20। जब ये 20 है मतलब समझ में आ गया ये 20। अब बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये 20 है यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना रहा होगा 20 न्यूटन। हालांकि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे 30 है म्यू एन से, पर 30 मैक्सिमम वैल्यू है, अप टू 30 न्यूटन तक सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसके बाद अगर 30 पॉइंट कुछ भी लगा तो ये बॉडी चलना शुरू हो जाएगा, है ना। पर क्वेश्चन में लिख दिया था इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हमारा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन ही है। आइए भाई, पर ये सारी चीजें नहीं चलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मतलब डॉक्टर बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, आप तो दूसरा रास्ता लीजिए, कोई दूसरा मंजिल मिलेगा, ये जरूरत नहीं कि आपको पढ़ना ही है। देखो आदमी एक ब्लॉक 50 न्यूटन लगाकर इसको होल्ड किए हुए है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए 40 न्यूटन ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है 40 न्यूटन का है, in contact with wall assuming there is no slipping, ये कोई स्लिप नहीं कर रहा, no slipping condition, no slipping, ठीक है। then find minimum coefficient of friction, तो आपसे बोल रहा है यहाँ वॉल पे म्यू का वैल्यू कितना होगा। देखो मैंने क्वेश्चन लिखाया नहीं, पर जितनी इंफॉर्मेशन है मैं सारा क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना। एक बॉक्स है 40 न्यूटन का, जिसे कोई भी 50 न्यूटन फोर्स लगाकर होल्ड किए हुए। देखिए आप ये फोर्स स्टेट मानेंगे, ये तो मैंने डायग्राम बनाते समय कुछ ऐसा कर दिया। कुल मिलाकर ये जो फोर्स है आप एकदम स्टेट मानेंगे। ये किसी तरीके से आप दिखाइए, ये जो फोर्स है थोड़ा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये फोर्स एकदम स्ट्रेट लगाएगा जैसे भी लगाए, है ना 50 न्यूटन। चलिए तो सही आंसर कितना है 0.8। कुछ बच्चों का आया, आगे एक दो बच्चों का आया, पीछे से कुछ लोगों का आया 0.8। तरीका क्या होगा आ जाइए एक बार तरीका डिस्कस करते हैं, ठीक है। तरीका क्या है, न्यूटन मतलब इसका एबिलिटी बनाएंगे कुल मिलाकर, फिर फोर्स को बैलेंस करना है क्योंकि नो स्लिपिंग मतलब इक्विलिब्रियम। आ जाइए जरा, ये 40 न्यूटन बताइए जी, एक फोर्स कौन सा है mg नीचे की तरफ। क्या इस mg को ही 40 न्यूटन बोलते हैं, इसमें तो अभी तक किसी को डाउट नहीं। लो तो डाउट हो जाता है, ये दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये mg 40 न्यूटन है। इसके अलावा यहाँ पर ये दीवार नॉर्मल लगाएगा, ये भी समझ में आ रहा है आपको, ये लगा नॉर्मल, दीवार इधर नॉर्मल लगाएगा, इसमें इधर से एक आदमी लगा रहा है 50 न्यूटन, ये भी सही है। अब एक फोर्स और बचा, कौन सा फोर्स बोलो, फ्रिक्शन। मुझे बताओ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन इंक्लाइन, कुछ 30 डिग्री 19 डिग्री कोई डिग्री पे इधर लगेगा। फ्रिक्शन यहाँ पे किस डायरेक्शन लगेगा सोचो, ऊपर की तरफ। कैसे पता चला ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें इधर जाने का टेंडेंसी है, ये ब्लॉक को उड़ने का टेंडेंसी है, गिरने का टेंडेंसी है, गिरने का। तो फ्रिक्शन गिरने से ना रोकेगा जी, अगर इसमें उड़ने की टेंडेंसी होता है तो फ्रिक्शन नीचे लगता है, ऊपर जाने की टेंडेंसी, यानी फ्रिक्शन फोर्स तो ऊपर लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन में एफएस है जो भी लिखना है, स्टैटिक से इसी एफएस। अब इक्विलिब्रियम है यानी ये और ये बराबर, ये समझना है, यानी Fs should be equal to 40, Fs is mu n should be 40, mu equal to 40 by n। अब मुझे n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू दिख रहा है कितना
50 तो अब इक्वेशन तो अब तो बड़े हो गए, इक्वेशन में नहीं करने डायरेक्ट लिखते हैं 40/50 तो 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा। 8/5 का 40 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन, find the time required by block. Find the time required by block. Find time required by block to raise from speed of speed of 10 meter per second, speed of 10 meter per second, moving on horizontal surface, where coefficient of friction is 0.2 to the stop. आगे लिखिए, what is the distance covered before stopping? Distance covered before stopping. जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं लगा बोर्ड पे देखो, जिनसे हो रहा है प्लीज कंटिन्यू करें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टाइम निकालना है आपको। एक कोई ब्लॉक है, मान लो कोई ब्लॉक है जो चल रहा है 10 की स्पीड से, ये क्वेश्चन है। ब्लॉक 10 की स्पीड से चल रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसमें फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस पे नहीं चल रहा, फ्रिक्शन 0.2। तो बोला बताओ कितना दूर जाकर रुकेगा और कितना टाइम के बाद रुकेगा, ये क्वेश्चन। पहली बात है कि रुकेगा क्यों, आंसर फ्रिक्शन लग रहा होगा बार बार, किस डायरेक्शन लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा होगा, क्लियर है ना। अब ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एक तरीका म्यू एन से निकालने का, पर एन यहाँ पे आप निकाल नहीं सकते क्योंकि इसका मास वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप दूसरा कोई तरीका लीजिए, देखो काइनेमेटिक्स के पास आपको जाना पड़ेगा। आपको पता है क्या, आपको u पता है सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड, और आपको दो चीजों का रिक्वायरमेंट है, एक टाइम चाहिए आपको और एक s चाहिए। अच्छा रुकना है मतलब v भी पता है ना। अच्छा काइनेमेटिक्स में बात करें तो ये जो फ्रिक्शन है इसके कारण इधर क्या लग रहा होगा, एक एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी तरीके से हमें जब वो एक्सेलरेशन पता हो जाए तो फ्रिक्शन, हालांकि यहाँ तो फ्रिक्शन पूछा ही नहीं है तो फ्रिक्शन की बात ही मत करो, एक्सेलरेशन की बातें करो, एक्सेलरेशन की बातें कीजिए। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, मास नहीं दिया है, फ्रिक्शन तो नहीं निकाल पाएंगे पर एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, है ना। फोर्स हमारा फ्रिक्शन है, क्या है, म्यू एन, ठीक है, और नीचे क्या है, मास। अब देखिए एन हम क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि mg नहीं, और इतना तो मुझे समझ में आता है n mg के बराबर है क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो इस n को हम लोग लिख सकते हैं mg, क्लियर है ना, बाय m, तो m से m कैंसिल हो गया,
एक्सेलरेशन आ गया म्यू इनटू जी। म्यू दिया हुआ है 0.2, जी दिया हुआ है 10, मान लो तो 2। अच्छा यहाँ तो 2 लिखे कोई दिक्कत नहीं, पर वो नेगेटिव है तो आप वैल्यू -2 लेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो कुल मिलाकर आपका रिटार्डेशन आ गया। एक्सेलरेशन यहाँ अपोजिट है इसलिए इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, है ना, a = -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो आपको a भी मालूम है, मान लो। अब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, चैप्टर 1 का बन गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। u v a मालूम है, t और s निकाल दिए। हाँ, t आप बता रहे हैं 5 सेकेंड, और s कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ t स्क्वायर निकाल दो, या v स्क्वायर u स्क्वायर 2s था कितना 25 s आ रहा है 25 मीटर। देखिए यही आंसर आ रहा है आप सभी का। चलिए सही है, फिर तो सभी का आ रहा है सेम आंसर। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं बोर्ड वर्क मिटा रहा हूँ, जल्दी से 10 सेकेंड कंप्लीट करो। किसी का कहीं पे दिक्कत है पूछिए, नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये मान लो कोई मास है, देखो एक ना कैपिटल एन है, एक स्मॉल एन है, और इसमें कोई फोर्स लग रहा है एफ। ओके, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ मतलब यहाँ का फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन में जो दे रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, द ब्लॉक ऑफ मास है। देखो इस दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये जो सिस्टम है, सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम है। ये भी सेम वाला क्वेश्चन है, अभी दीवार था उसके जगह एक और ब्लॉक है, तो आपसे पूछ रहा है एफ का वैल्यू बता, ठीक है। ऑप्शन है, देखो इस समय एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ तो सिर्फ सिंबल दिया है, तो ऑप्शन भी सब सिंबल में है। आपको ऑप्शन नहीं लिखना, आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं। चलिए जल्दी से आंसर लाइए, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से लाइए। सभी लाएंगे, सेम क्वेश्चन। आप ऑप्शन को छोड़ दो, पहले देख रहा हूं फिर ऑप्शन मिलाना। आ जाइए। देखिए क्वेश्चन जो है ना ऐसा है, इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये बता रहा है यहाँ स्लिप नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन ये नोट स्लिपिंग है, ये जो है स्लिप नहीं कर रहा है, नो स्लिपिंग। सिस्टम तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है, ये बता रहा है। बड़ा सा क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने में मेहनत कर लो। आइए एफबीडी बनाते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, आप बोर्ड पे देखें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस तरह। और यहाँ से थोड़ा 2 ब्लॉक सिस्टम आपको समझने में आसानी भी होगा। आइए पहले ना स्मॉल एम का एफबीडी बनाते हैं, ध्यान देंगे बोर्ड पे, एक मिनट ध्यान देखिए, एफबीडी बनाने में कोई गलती ना हो जाए। चलिए ये स्मॉल एम,
आइए इसमें कौन कौन सा फोर्स, एक तो मुझे F दिख रहा है, एक नीचे मुझे स्मॉल mg दिख रहा है। अब मुझे आप बताओ इस पे और कौन कौन सा फोर्स है। नॉर्मल है जो कि इधर लग रहा है, हाँ जी, और कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। किसी को दिक्कत, ये जब भी मूव करना की कोशिश करेगा नीचे करेगा, तो ये लगा इसमें ऊपर एक फ्रिक्शन। अच्छा, इस फ्रिक्शन में ये आपका वैल्यू हो गया, कोई बात नहीं। आ जाइए कैपिटल एम पे। अब देखो जरा कैपिटल एम बना रहा है। कैपिटल एम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो एक अगर ग्राउंड का एमजी लेना दे लीजिए, सॉरी नॉर्मल, एक तो नीचे एमजी लगेगा, इसमें सभी को समझ में आया। एक लगेगा ये नॉर्मल, पर नॉर्मल ऑफ ग्राउंड में लिखना, ठीक है। ये नॉर्मल अलग है, वो नॉर्मल अलग है, ठीक है। अब बताओ उस एम पे और भी कोई फोर्स है क्या, बोलो हाँ ना, कौन सा फोर्स है, नॉर्मल। हाँ देखो इस पे उसने नॉर्मल लगाया, तो ये भी तो उसमें नॉर्मल लगाएगा, और इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये भी इस पे लगाया है नॉर्मल, क्लियर है। अब बताओ अब कोई मिसिंग है क्या, फ्रिक्शन, नीचे का तो स्मूथ है, तो यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और कोई एक फ्रिक्शन होगा, कौन सा, ये दोनों ब्लॉक के बीच, जैसे इस ब्लॉक पे आपने दिखाया फ्रिक्शन, जैसे इस ब्लॉक पे भी तो फ्रिक्शन होगा, उस ब्लॉक पे भी क्या ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इसमें तो आप बता दिए ऊपर की डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस ब्लॉक पर जो इस सरफेस पे फ्रिक्शन दिखेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर या नीचे, जरा सोचो, बहुत ध्यान से समझो। ये फ्रिक्शन लगाया कौन, फोर्स कोई ना कोई तो लगाता है, फोर्स लगाने वाला कोई तो होता है, ये फ्रिक्शन कौन लगाया, लग रहा है स्मॉल एम पर लगाने वाला कौन है, कैपिटल एम का सरफेस, मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे ये नॉर्मल लग रहा है स्मॉल एम पर लगाने वाला कौन है, कैपिटल एम, तो उसके अपोजिट में इसने भी इस पे एक नॉर्मल लगा दिया था, दिख रहा है, ये फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, पर लगाने वाला कौन है, कैपिटल एम ना, तो ये भी इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं। और किधर लगाएगा, नीचे की तरफ, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये पहले आपको इसका फ्रिक्शन डिसाइड कर लेंगे, ये फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो इसमें अगर ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है तो दूसरा सरफेस पे तो नीचे जरूर लगेगा, ये बन गया दोनों का एफपीटी। अब देखो क्या दोनों सिस्टम 100% रेस्ट में, आंसर नहीं, क्यों नहीं रेस्ट में है, इस ब्लॉक को जरा देखो, इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना फोर्स है, सिर्फ एक, क्लियर है ना, तो हो ही नहीं सकता कि रेस्ट में हो, बातें समझ पा रहे हैं। तो यहां से आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बॉडी तो आगे जाएगा ही जाएगा ये एक्सेलरेशन से, और अगर ये बॉडी आगे जा रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब इसके साथ ये भी आगे जा रहा है, यानी ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है किसी की एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। तो देख रहे सारी इंफॉर्मेशन एफबीटी बनने से ही मिल रहा है, चीजें क्लियर हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत। अब तो कुछ क्वेश्चन में जान नहीं लगे, और जो पूछ रहा है उसको किस तरीके से सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन बनाओ, नेट फोर्स इक्वल टू m है। अब देखो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मुझे फाइंड करना है, तो पहला मेरा कोशिश होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन बना दे, उसी से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वर्टिकल में के चक्कर में क्यों पड़ोगे। हाँ हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसा पैरामीटर निकल रहा है जो वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो हम देखेंगे वर्टिकल से मिलेगा ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, आपको निकालना ये है ना जी, ये तो हॉरिजॉन्टल में, तो सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन बनाइए, इसका बनाइए, नेट फोर्स इक्वल टू ma, नेट फोर्स इक्वल टू ma कीजिए जरा, और अपना एफबीटी बन मैच कराओ, देखो कहां-कहां पे मिस हुआ है, कहां-कहां पे मिस्टेक हुआ है, वो सारी चीजों को हम लोग दूर करेंगे।
लर्निंग का यही प्रोसेस है, मिस्टेक फिर सीखना। सेकेंड वाला ना, सेकेंड वाला आंसर आ रहा है, कीजिए जल्दी से करें सभी बच्चे। आगे 2-3 बच्चों का मुझे दिख रहा है सेकेंड आ रहा है। नहीं आया सेकेंड, कौन सा है? ठीक है, आइए आइए आइए। आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, काम नहीं होगा। चलो मुझे ये समझ में आ गया कि f डायरेक्ट तो यहाँ से मिलेगा, हाँ उसमें कुछ अननोन होगा तो मैं इसके पास जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, f माइनस n इक्वल टू स्मॉल m a। क्लियर है? चलो इक्वेशन बन गया हमारा f माइनस n इक्वल टू स्मॉल m a। कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब मुझे समझ में आया अपने ऑप्शन में कहीं n तो है नहीं, यानी n हटाना पड़ेगा। मुझे समझ में आया n यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा बताइए, n इक्वल टू m ए कैपिटल M और a। कहीं पे कोई दिक्कत? इस n को वहां पे रख सकते हैं, ये इक्वेशन बन गया f इक्वल टू f माइनस कैपिटल M a इक्वल टू स्मॉल m a। तो f इक्वल टू स्मॉल m a प्लस कैपिटल M a, तो f इक्वल टू a इसमें कॉमन आ जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब मुझे दिखा ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या मिसिंग है? ऑप्शन में a नहीं है, किसी भी ऑप्शन में क्या नहीं है, a। बताओ दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं या नहीं मान सकते? तो a के लिए डायरेक्ट लिख सकते ना, फोर्स बाय मास। तो F इक्वल टू, ठीक है, यहां से निकाल दो। अगर देखो a को हम लोग लिखते हैं कैपिटल F, तो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, नेट फोर्स बाय मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। नहीं ये तो फिर बैलेंस हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं, यहाँ तो एक a निकल गया वैल्यू। आपको और भी इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल का दोनों बना ही लिए, एक सेकंड देख लो। f माइनस n इक्वल टू m a, इसका तो इक्वेशन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप बना दिए n इक्वल टू m a। ठीक है, n की वैल्यू रख दो, n में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में क्या क्या था, एक सेकंड मुझे देखो, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, m m प्लस n g में लाया है ना, सारे ऑप्शन में g है, यानी वर्टिकल के पास आपको जाना पड़ेगा। g है, म्यू है, सब है। देखो नीचे म्यू भी है ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में, दो ऑप्शन में नहीं है बाकी। तो वर्टिकल से हम लोग निकालते हैं। आइए अब ना आपको वर्टिकल में जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो देखो आप कुछ भी करो, जैसे यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं f by m, तो ये तो बेकार ही हो गया। इतना जाने का मतलब है एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं?
ओके कोई नहीं, आइए वर्टिकल मोशन में आते हैं। ठीक है, देखो ये मुझे समझ में आ गया, बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है, Fr इक्वल टू mg है ना, Fr इक्वल टू mg है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ Fr का वैल्यू mg, ओके, और Fr को लिख सकते हो म्यू n इक्वल टू mg, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो यहां से अगर n निकालते हैं mg बाय म्यू, एक इक्वेशन यहां से लाते हैं, और अब अगर फोर्स इक्वल टू ma करते हो, ये सारे इक्वेशन को रहने दो, सिर्फ अपने काम का तो ये इक्वेशन है जो कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये काम का इक्वेशन बना और एक ये काम का इक्वेशन बना, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मिल गया फोर्स बाय, और नॉर्मल वहां से मिल गया। अब जरा इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। मान लो ये ना आप डायरेक्ट निकाल लिए, तब आप कर सकते हो। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू और ये नॉर्मल का वैल्यू। अब अगर इसमें फर्स्ट का लगाते हो, मतलब ऐसा f माइनस n इक्वल टू स्मॉल m e, ठीक है। f माइनस n का वैल्यू लिखते हो mg बाय म्यू, और स्मॉल m और एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखते हो कैपिटल M बाय स्मॉल m। इसको रीअरेंज करके देखो, मिल जाना चाहिए। दोनों f को एक साथ लेकर आ जाते हैं, f माइनस mf बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है, इक्वल टू mg बाय म्यू। इसमें f आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू mg बाय म्यू, ठीक है। यही से इक्वेशन बन जाएगा, अब f के लिए आ जाएगा इक्वेशन। ये हो गया f इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लीजिए, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इक्वल टू mg बाय म्यू। देखो स्मॉल m कैंसिल हो गया, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा f इनटू, ऊपर बना कैपिटल M और नीचे बच रहा है स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और इधर बच रहा है आपका mg बाय म्यू। ये f की वैल्यू बनकर आ रहा है स्मॉल mg स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाय म्यू कैपिटल M। यही था, ये m नहीं था। देखो एक तो ये कम है, स्मॉल कैपिटल M में तो बराबर नहीं है, दोनों अलग m है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल M, ये कैपिटल M है, स्मॉल m mg, ओके नहीं कैंसिल नहीं, एक स्मॉल m है, कैपिटल M है। चलिए यही बन रहा है ना ऑप्शन बी, ऑप्शन यही है ऑप्शन, ठीक है। आइए क्लियर है ना, कहीं पे दिक्कत नहीं, उतना लंबा जाने का इक्वेशन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम को एक मानकर। देखो उस समय क्यों नहीं आंसर आ रहा था, क्योंकि अपने ऑप्शन में देखो न्यू तभी आएगा ना वर्टिकल से, जी तभी आएगा वर्टिकल से, ये सारा चीजें तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है।
तो नॉर्मल में ना वर्टिकल डायरेक्शन से निकालते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो। ये इक्वेशन यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये जो इतना इक्वेशन है यहाँ पे ये अलग है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये समझ पा रहे हैं ना, ये इक्वेशन इतना जो इक्वेशन है ये मैंने अलग से निकाला है, ये इक्वेशन समझ पा रहे हैं ना। और इसके बाद से ये क्या है, ये कहां से निकला, यहाँ बैलेंस हुआ वर्टिकल से F r mg है ना। और एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट निकाल दिए, तो पूरे सिस्टम को एक मानकर पूरे सिस्टम में एक फोर्स लग रहा है F और टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल है, तो एक्सेलरेशन और n मिल गया। अब आपको बस इसमें लगा दिए नेट फोर्स इक्वल टू m में, और उसमें n की वैल्यू और a की वैल्यू रख दे, हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्या ये हमारे लिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, देखो ये डायग्राम बनाओ, फिर क्वेश्चन में लिखना है। एक आपका बॉल है जिसकी रेडियस r है, उसके अंदर कोई इंसेक्ट कुछ कीड़ा वगैरह है फंसा हुआ है। पूछा है कि कितना मैक्सिमम हाइट इसके ऊपर वो चढ़ सकता है विदाउट स्लिपिंग, ऐसा क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन, the maximum height to which insect can crawl in the ball without sleeping. ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए किसी भी एक डायरेक्शन में लेकर चलो, इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो अपने पास इधर फ्री स्पेस है, इधर लेकर जाते हैं। मान लो ये इंसेक्ट धीरे धीरे यहाँ आया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना ज्यादा नीचे की तरफ स्लिपिंग होगा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? ध्यान से अभी mg इसको स्लिप नहीं करा रहा है, mg तो यहीं पे होल्ड करवाए हुए इसको, पर मान लो एक समय के लिए कि ये यहाँ आ गया, तो सोचो mg फोर्स इसका क्या करेगा। mg तो लगता वर्टिकल डाउनवर्ड है, क्लियर है ना, पर ये mg का जैसे ही दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो ध्यान से देखिए, एक mg ये बनेगा और दूसरा mg ये बनेगा, क्लियर है ना। अच्छा ये सरफेस इसमें नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल तो इस पे ऐसा लगेगा, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये नॉर्मल mg का कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा
और ये वाला इसको नीचे स्लिप करा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी जानते हैं इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, mg cos थीटा, और इसको बोलते हैं mg। आप अलग डायग्राम बनाना, डायग्राम में काम मत करना। तो बोल रहा है किस हाइट तक ये mg sin थीटा तो यहां पे भी लग रहा था, ये mg sin थीटा तो यहां पे भी इसको कोई तो बैलेंस करता होगा जिसके कारण वो स्लिप नहीं करे। तो स्लिप को रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। यानी बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी फ्रिक्शन इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये बराबर रहा, इसलिए नीचे नहीं गिरा, यहाँ तक मान लो बराबर रहा होगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा ना तो ये ज्यादा अगर हो जाएगा mg sin थीटा, जिसको नीचे स्लिप करा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम सपोज कर लिए कोई एक हाइट पर ये बराबर है, तो अब यही हाइट मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे ये हाइट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां से ये हाइट गया h, क्लियर है ना? मुझे ये हाइट निकालना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए, इसका जो ऑप्शन है ना, मैं ऑप्शन भी आपके साथ शेयर करता हूं। r by अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये जो थीटा बनाए हम लोग, ये थीटा है कहाँ, यहाँ पे, वो तो हम लोग वो वाला याद किए हुए हैं, इंक्लाइन प्लेन रहता है ना? तो बहुत ध्यान समझो, ये थीटा है कहाँ पे। देखो ये थीटा जो है ना, जैसे ये रहता है मास, तो इधर आता है mg sin थीटा। मैं ऐसे शॉर्टकट बोल रहा हूँ, बाकी तो यहाँ से थीटा थीटा बना सकते हैं तो कुछ भी। पर देखो ये बनता है थीटा, है ना? तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझो। आप देखोगे तो पता चलेगा ना, ये थीटा बन रहा है, ये देखो ना, यही तो इंक्लाइन प्लेन जैसा हो रहा है, उसी के लोग है ना, क्लियर है? अगर आप इसको थीटा लेते हो तो बहुत ध्यान देखो, इसको थीटा, ये इसमें नॉर्मल है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये तो ऑलरेडी 90 है, तो ये कितना हुआ अगर ये लाइन को मिला दे तो थीटा। क्लियर है? आप उल्टा भी सोच कर देखो, ये थीटा तो यहाँ पे थीटा आएगा, जैसे भी आप सोचना है। एक बार आपको ये थीटा पता चल गया, क्यों ये आपको पता करना जरूरी था, क्योंकि मुझे ये हाइट चाहिए था r के टर्म में, r तो पूरा है। तो देखो अभी ये अगर आपको एंगल पता चल गया तो कुछ कहानी में मुश्किल नहीं है। कैसे, ध्यान से देखिए, हमारा जो h है, ये जो h है ये कितना है, ये h इक्वल टू हो जाएगा पूरा r है, r माइनस ये वाला, समझ पा रहे हैं? इसको अगर x मान लेते हैं हम, मान लो इसको हमने x नाम दे दिए, r माइनस x, तो h इक्वल टू r माइनस उस x का वैल्यू निकाल दो इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है? इसमें आपको पता है ये तो r ही होगा, तो ये और ये लेकर cos थीटा से निकल जाएगा, है ना? इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना दे रहा हूं, आपको दिक्कत हो रहा है तो ध्यान देखना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये एंगल आप बोल रहे हो थीटा है, ये एंगल बोल रहे हो x, ये तो r ही होगा यहां तक। यहां से cos थीटा कैसे हम सोच पाते हैं, जो हमें पता होता है और जो निकालना होता है उसका रेशियो हमेशा लेना होता है। तो बेस, ये तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो cos में ही आएगा, तो x by r हो जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू हमारा आ जाएगा r cos थीटा, ठीक है? तो therefore h इक्वल टू आ जाएगा r माइनस r cos थीटा, ठीक है? यानी कि h इक्वल टू r कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा, एक ऑप्शन जैसा दिख रहा था कि
नहीं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, हमारा जो भी ऑप्शन है, बहुत ध्यान समझो, सभी ऑप्शन में क्या दिख रहा है? म्यू म्यू म्यू, लो दिख रहा है ना जी, और साइन कॉस नहीं दिख रहा है। यानी कुछ भी लगाकर आपको ये कॉस को रिप्लेस करना है, कॉस को रिप्लेस करना है म्यू से, आर तो है ही सभी। अब इसके लिए एफबीडी के पास जाएंगे। कैसे एफबीडी के पास जाएंगे? नो स्लीपिंग कंडीशन है, सिस्टम रेस्ट में है। अब बताओ म्यू किससे मिलेगा? एफ आर से मिलेगा। क्लियर है ना? म्यू किससे मिलेगा? एफ आर से। अब मैं डायग्राम ये ऑप्शन हटा रहा हूं, देखो आपको इसी तरीके से सोचना है एग्जाम में। आपके पास ऑप्शन रहेगा, पहले जो आपको लगे कि पॉसिबल है वो करेंगे, फिर देखेंगे ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे। आ जाएगी, 1 मिनट लगेगा। तो इसमें मुझे बताओ एफ आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? mg sin थीटा के, मुझे चाहिए था cos थीटा, मुझे पता है एफ आर होगा म्यू है इक्वल टू mg sin थीटा। अच्छा n कहां है? तो क्या n का वैल्यू mg cos थीटा दिख रहा है? लो दिख रहा है ना? म्यू और n की वैल्यू क्या लिख देंगे? mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। क्लियर है ना? तो mg mg कैंसल, cos थीटा का वैल्यू sin थीटा बाय म्यू। ठीक है, कोई नहीं लिख सकते, जाओ देखो म्यू इक्वल टू होगा sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है ना? सिर्फ cos थीटा का वैल्यू लोगे sin थीटा बाय म्यू, पर ऑप्शन में किसी में sin थीटा है नहीं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में म्यू पे सिर्फ है। ठीक है, एक काम कीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया म्यू इक्वल टू tan थीटा। देखो बहुत अप्रोच समझिए, मुझे ना cos थीटा चाहिए म्यू में, मेरे पास है tan थीटा म्यू। कैसे इसको रिप्लेस करेंगे? दो तरीका है, या तो कोई आपको पहले से इक्वेशन मालूम हो, इक्वेशन मतलब फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, पर अपने को तो याद नहीं रहता, तो हम लोग सीधा राइट एंगल ट्रायंगल के पास चले जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पता है tan थीटा का मतलब क्या होता है? बताइए, tan थीटा का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, और उसका वैल्यू आप बता रहे हो कि म्यू बाय 1 है। कोई दिक्कत? यानी कि इसकी वैल्यू आपके लिए म्यू है और इसकी वैल्यू आपके लिए 1 है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए? बोलो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, तीनों मिल गए। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो तो कुछ भी हम बता सकते हैं। इनको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा इनको दे दीजिए r into 1 माइनस cos थीटा क्या होगा बताइए? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 1 है और हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन बी है ना? हो गया। आप थोड़ा बड़ा ये एमपीटी बनाइए चीजों को समझकर, और एंगल पे स्पेशल ध्यान दें। मैंने कैसे एंगल को अप्रोच देख रहा है, क्वेश्चन में कहीं पे एंगल है नहीं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, हो गया ना? एक पैराबोला दिया है आपके पास, पैराबोला हम लोग पढ़े थे, उसका इक्वेशन भी दिया हुआ आपका पैराबोला का, x स्क्वायर इक्वल टू a1 है ना? ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका दिया हुआ इस सरफेस का, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो व्हील ऑफ मास है क्वेश्चन देखिए, एक स्टेप का क्वेश्चन है, ये मान लो कोई व्हील ऑफ मास है, इससे वही है कोई सेक्टर मीटर हो गया। आइए डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। अच्छा ये लाइन क्या होता है समझ पा रहे हैं ना, ये होता है x, ये होता है y, x एक्सिस और y एक्सिस, है ना पैराबोला। ठीक है देखिए क्वेश्चन है the highest distance above the x axis, the highest distance above the x axis at which particle मतलब यही मास है, particle will be in equilibrium, particle will be in equilibrium, will be in equilibrium। सेम क्वेश्चन है उसी का जीरोक्स, will be in equilibrium। लीजिए 2 मिनट समय, जहां दिक्कत हो देखो, बस बेसिक अंतर इतना है कि पुराना केस में बॉल जो है उसको हम लोग स्फेरिकल मानते हैं, वो एक स्फीयर था और ये एक पैराबोला है, बस इतना ही अंतर है। अब अपने मन से मान लेना, कहीं पे भी मानो पार्टिकल है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, फिर इसमें सारा फोर्स निकालो, बैलेंस कर दो। अच्छा मैंने आपके लिए ऑप्शन भी लेकर आता हूं ताकि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। फर्स्ट ऑप्शन है म्यू ए, ये क्या है वो एक पैराबोला का इक्वेशन में जो ए है, फिर म्यू स्क्वायर्ड ए, तीसरा है 1/4 म्यू स्क्वायर्ड ए, यानी कि म्यू और ए ला है। फोर्थ ऑप्शन है हाफ म्यू ए, यानी आपको म्यू और ए में लेकर आना है। आप अपने क्वेश्चन में डायग्राम में लिख दीजिए, ये जो है पैराबोला है, इसका इक्वेशन ये है। वहां पे जो सर्कल था, मतलब सर्कल बोले या आप स्क्वायर बोले, तो वहां ना बहुत अच्छे से एच पता चल गया था, क्योंकि हर साइड सर्कमफ्रेंस तक आ ही रहेगा, पर पैराबोला में ऐसा नहीं है, इसका कोई यहाँ पे सेंटर होता है नहीं, सेंट्रॉइड होता है यहाँ पे, इसीलिए इसके इक्वेशन दे दिया। आपको निकालना क्या है, y का वैल्यू। अगर यहाँ पर माने हैं तो आपको फिर से यही पता करना है ये y का वैल्यू कितना होगा, मतलब y एक्सिस का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है देखिए जरा बोर्ड पे, अगर जिन जो अप्रोच कर पा रहे हैं प्लीज अप्रोच करते रहें, और जो नहीं कर पा रहे हैं अब बोर्ड पे देखिए साथ में करते हैं अप्रोच, है ना। एफबीडी पर बना लेते हैं, एफबीडी का कोई दिक्कत नहीं है। बताओ फिर से इसका सारा फोर्स निकालोगे, एक तो नॉर्मल जाएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल का अपोजिट क्या होगा जी, mg cos थीटा, एक इधर आएगा क्या आएगा, mg sin थीटा, नहीं पे कोई दिक्कत। अब बताओ ये जो एंगल खेले हो, ये एंगल है कहां पे, ये mg तो ये है, ये एक्चुअल में mg वर्टिकल डाउनवर्ड होता था, क्लियर है ना। तो उस समय तो इसको थीटा ले लिए थे हम लोग, ले भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसको थीटा ले सकते हैं। और देखो ये भी थीटा है,
और कुल मिलाकर आप देखेंगे ये भी थीटा है और कुल मिलाकर देखेंगे ये भी थीटा ही है। अगर ये थीटा है तो mg का इधर कंपोनेंट है mg cos बना ये mg sin है। अब फ्रिक्शन किधर लगा हुआ है? एक फोर्स और मिसिंग है ना। फ्रिक्शन किधर लगा हुआ है? ऊपर की तरफ। तो इसमें फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन ये ऊपर है Fr। अप्रोच तो सेम रहेगा। आपको ये y चाहिए, ठीक है, आपको ये y चाहिए, कैसे निकालोगे? देखो जरा इक्वेशन बनाइए। एक तो आपका बनेगा Fr इक्वल टू mg sin थीटा, सेम इक्वेशन तो सेम बनेगा। Fr को लिख दोगे म्यू n इक्वल टू mg sin थीटा, n को लिखोगे n बराबर होगा mg cos थीटा के इक्वल टू mg sin थीटा, फिर से mg mg कैंसिल, फिर से म्यू का वैल्यू आ गया tan थीटा। यहां तक तो सेम है। अब जरा समझो, ये सब काम का नहीं है हमारा काम का है y। पर tan थीटा से y कैसे जाएंगे? तो tan थीटा का एक और नाम है, क्या नाम है? स्लोप। याद आ रहा है? tan थीटा का नाम है स्लोप। तो हम बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू dy बाय dx। समझ पा रहे हैं? ऐसा ले सकते हैं। और तो यहां से कुछ मिसिंग तो नहीं होगा। म्यू dx इक्वल टू dy, ठीक है ना। मुझे y निकालना है, इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड। म्यू तो कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाता है। dx का इंटीग्रेशन क्या? x और dy का तो y इक्वल टू म्यू x आ गया अपने पास। पर वहां तो x है ही नहीं, वहां a है। तो ठीक है, उसने जो ये x और y कहां है? पैराबोला का ये तो कोऑर्डिनेट है। तो इस पैराबोला से हम a का वैल्यू निकाल देंगे। आ जाइए जरा, देखो जरा यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू ay। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर a इंटू रूट अंडर y, यही ना होगा x का वैल्यू। वो x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो म्यू इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर y इक्वल टू y। देखो y y कैंसिल होगा, पर ये रूट में था, इधर बचेगा रूट y। ये बन जाएगा म्यू टाइम्स रूट अंडर a इक्वल टू रूट अंडर y। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट y का स्क्वायर y, ये स्क्वायर करोगे तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा, a बचेगा। तो ये हमारा आंसर म्यू स्क्वायर a, ये ऑप्शन 2। क्लियर है?